तो नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री सांवलिया क्लासेज में। दोस्तों, आज बात करेंगे विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपके एग्ज़ाम में आने लायक है। हर पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें जो अपन बात करेंगे। पहला प्रश्न, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की सामान्य विधि कौन सी है? तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की सामान्य विधि है हीट एंड ट्रायल विधि, जिसमें अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। विस्थापन तो अभिक्रिया है जिसमें अधिक क्रियाशील अणु कम क्रियाशील अणु को विस्थापित कर देता है, उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और संयोजन अभिक्रिया, ये भी एक अभिक्रिया का प्रकार है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं, इसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न, 2Mg प्लस O2 ये मिलकर बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये कह रहा है मैग्नीशियम के दहन की अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसमें देखो, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो अभिकारक है, मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं, यानी दो मिलकर एक मिल रहा है, एक बना रहा है, तो इसका मतलब यह संयोजन अभिक्रिया होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन। वियोजन तो संयोजन का उल्टा होता है। वियोजन में क्या होता है, एक क्रियाकारक या अभिकारक टूटकर दो उत्पादों में बदलता, उसको वियोजन कहते हैं। और विस्थापन तो पहले ही बता दिया, अधिक क्रियाशील अणु होता है जो कम क्रियाशील अणु को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न, किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं? तो रासायनिक परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं? तो रासायनिक परिवर्तन देखो, उत्पाद में तो होगा नहीं क्योंकि उत्पाद प्रोडक्ट तो बन जाएगा अंत में, उसमें तो कोई परिवर्तन होता है नहीं, तो उत्पाद तो आपका आंसर नहीं होगा। उत्प्रेरक तो वे होते हैं जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, उसमें कोई परिवर्तन भी नहीं होते हैं वो, और वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा या घटा देते हैं, तो वो उत्प्रेरक होते हैं। अभिकारक या क्रियाकारक में क्या होता है, उनमें परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है और नया पदार्थ बनता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में CO2 गैस प्रयुक्त, तो CO2 होगी और अपन को मिलेगी O2, तो यहाँ पे CO2 आपका आंसर हो जाएगा। NO2 तो आएगी नहीं और मेथेन भी नहीं आएगी, C2H6 भी आपकी गैस नहीं आएगी, यहाँ पर CO2 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लोह चूर्ण पर तनु HCl डालने से क्या होता है? लोहा है, धातु है, तनु HCl यानी अम्ल है, और अम्ल धातु से अभिक्रिया करके क्या देगा? हाइड्रोजन गैस देगा। तो इसमें जहाँ पर हाइड्रोजन गैस है वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन हाइड्रोजन गैस और फेरिक क्लोराइड बना देगा। क्लोरीन गैस तो आएगी नहीं और फेरिक हाइड्रोक्साइड इसमें नहीं बनेगा, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। अभिक्रिया तो हो रही इसमें, आयरन लवण नहीं बनेगा, इसमें हाइड्रोजन गैस और FeCl3 बन जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, छठा प्रश्न कह रहा है F2 प्लस O3, नहीं ये Fe2 है ना, Fe प्लस O3 प्लस 2Al, ये बन रहा है Al2O3 2Fe बन रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? तो ये अभिक्रिया है आपकी थर्मिट अभिक्रिया, इसका नाम है थर्मिट अभिक्रिया। इसमें क्या है, इसमें जो Fe है, Fe को एल्यूमिनियम विस्थापित कर रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन बन जाएगा, तो ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है ना। संयोजन तो हो नहीं रहा इसमें, वियोजन भी नहीं हो रहा। द्विविस्थापन में दो आयनों का आदान प्रदान होता है ना, यहाँ पे दो आयनों का नहीं हो रहा है, एक ही आयन का हो रहा है, एल्यूमिनियम आयरन को विस्थापित कर दिया, तो ये विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट, सातवां प्रश्न, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा इसने। PbO यानी लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन, और ये बन रहा है लेड बन रहा है और CO2 बन रही है ना। तो ये पूछ रहा है इसमें गलत कथन कौन सा है ना। तो इसमें गलत कथन देखते हैं अपन, शीशा अपचयित हो रहा है, यानी PbO लेड ऑक्साइड था, ये Pb में ही तो अपचयित हो रहा है, तो ये पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित का मतलब होता है ऑक्सीकरण। उपचयित तो कहते हैं ऑक्सीकरण को, अपचयित कहते हैं रिडक्शन को, है ना। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही, तो बिल्कुल सही बात है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही। कार्बन उपचयित हो रहा, कार्बन उपचयित नहीं हो रहा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है। और लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सातवें का ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, आठवां प्रश्न,
कंकाली समीकरण किसको कहते हैं? तो ये नाम से ही पता चल रहा है, कंकाली समीकरण। जब अभिकारकों का उत्पादों को रासायनिक सूत्र के रूप में लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं? कंकाली समीकरण। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, तो मैग्नीशियम को Mg लिख दिया, ऑक्सीजन को O2 लिख दिया, तो ये आपकी कंकाली समीकरण होगी। नेक्स्ट नवा प्रश्न। नवा प्रश्न क्या कह रहा है? दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर कौन सी गैस? तो जिंक है, दानेदार जिंक। जिंक क्या है आपका? धातु है, धातु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो कौन सी गैस देगी? हाइड्रोजन गैस। और इस समीकरण भी आप लिख रखिए, तो ये आप याद रखना। कोई सी भी धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस देगी। नेक्स्ट 10वां प्रश्न। कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? कोयले में क्या है? एक तो कार्बन है और ऑक्सीजन है, दोनों मिलकर CO2 बना रहे हैं, तो ये आपकी संयोजन अभिक्रिया है ना। अगला प्रश्न, संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है, ये जल के साथ अभिक्रिया करेगा। जो अपन पुताई करते हैं ना कैल्शियम ऑक्साइड, उसको कहते हैं बिना बुझा चूना। जल में डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, है ना, बुझा हुआ चूना, और उससे अपन पुताई करते हैं। तो ये आपका संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है ना। और ये भी याद रखना, बिना बुझा पूछे, बिना बुझा तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO, और बुझा हुआ चूना पूछे तो उसमें जल डाल देते हैं ना, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी दोनों अभिक्रिया आप याद रखना। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होती है? ऊष्मा नष्ट होती है। तो ऊष्माक्षेपी पूछा है तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसको क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं ना। जैसे मीथेन प्लस ऑक्सीजन तो CO2 प्लस H2O बनाएगा, है ना। प्राकृतिक गैस का दहन कराते हैं तो वो भी आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आपने देखा होगा जो गोबर खाद बनता है तो वो भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। गोबर की जगह क्या गरम गरम अनुभव होता है ना, तो वो गरम किससे? ऊष्माक्षेपी ऊष्मा उत्पन्न हो रही। नेक्स्ट, शोषण भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। शोषण से भी अपन को ऊर्जा मिलती है और वो भी क्या? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। शोषण भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि भोजन पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू, ब्रेड। कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा देती है। और इस शोषण की समीकरण C6H12O6 प्लस 6O2, तो ये बन जाएगा आपका 6CO2 प्लस 6H2 और ऊर्जा, है ना। ये समीकरण भी आप याद रखना। सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट यानी खाद बनता है, तो वो भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट, दीवारों पर सफेदी करने में किस विलयन का उपयोग किया जाता है? तो अभी अपन ने बात की, जो दीवारों की सफेदी करते हैं तो जो बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड जल में डालेंगे तो ये बना देगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, ठीक है। इसकी पुताई करते हैं तो पुताई करने के 2-3 दिन बाद आपने देखा होगा दीवारों पर चमक आ जाती है। तो 2-3 दिन बाद चमक क्यों आती है? क्योंकि अपन पुताई करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फिर वायुमंडलीय CO2 से भी क्रिया करेगा और क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, CaCO3, है ना। इसलिए 2-3 दिन बाद चमक आ जाती है पुताई के बाद। तो ये प्रश्न पूछ सकता है कि दीवारों की पुताई करने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है और पुताई करने के 2-3 दिन बाद चमक क्यों आती है? तो ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट, संगमरमर का सूत्र वही कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर किसको कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 आपका आंसर हो जाएगा संगमरमर का, है ना। नेक्स्ट, वियोजन अभिक्रिया क्या है? तो वियोजन अभिक्रिया अपन ने पहले ही पढ़ चुके हैं ना। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है? एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों में बदलता है, उसको क्या कहते हैं? वियोजन। संयोजन का उल्टा हो जाएगा वियोजन। देखो वियोजन अभिक्रिया में क्या कह रहा है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक ऊष्मा प्रकाश या विद्युत द्वारा, ऊष्मा द्वारा भी या प्रकाश द्वारा भी या विद्युत द्वारा अपघटित होकर छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण करता है, उसको क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है ना। इसमें क्या होता है? ऊष्मा नष्ट होती है वियोजन अभिक्रिया। उदाहरण याद रखना है, FeSO पर फेरस सल्फेट तो Fe2O3 बन जाएगा, SO2 और SO3 गैस बन जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप याद रखना, है ना। नेक्स्ट, ये भी आपकी लेड नाइट्रेट का तापीय द्वारा अपघटन कराएंगे, लेड अलग हो जाएगा और नाइट्रोजन गैस अलग हो जाएगी, तो ये भी आपकी वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट, विद्युत अपघटन कराते हैं तो ये जल का विद्युत अपघटन कर रहे हैं। यहाँ पर एक प्लास्टिक का मग्गल लेते हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, एक धनात्मक इलेक्ट्रोड होगा, एक ऋणात्मक को कहेंगे कैथोड और धनात्मक को कहेंगे एनोड। फिर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो जो कैथोड होता है
कैथोड पर तो क्लोरीन गैस या हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। और आपके जो एनोड होगा वहाँ पर ऑक्सीजन गैस निकलेगी। तो ये आपका विद्युत अपघटन कराएंगे, एनोड पर ऑक्सीजन और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस। प्रकाशीय अपघटन प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन कराते हैं, जैसे HgCl सिल्वर क्लोराइड का सूर्य के प्रकाश में उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो सिल्वर अलग हो जाएगी, क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी। HgBr सिल्वर ब्रोमाइड है, इसका भी प्रकाशीय अपघटन कराएंगे तो सिल्वर अलग और ब्रोमाइड, इसका इन दोनों अभिक्रियाओं का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट संयोजन वियोजन अपन ने बात कर ली। नेक्स्ट बेरियम हाइड्रोक्साइड में अमोनियम क्लोराइड मिलाने पर होने वाली, बेरियम हाइड्रोक्साइड 1 ग्राम नहीं है, यहाँ पर 2 ग्राम 1 ग्राम नहीं है ना। बेरियम हाइड्रोक्साइड की अमोनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो बेरियम क्लोराइड बन जाएगा और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो ये आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया है ना। ये क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। दो अणुओं का आदान प्रदान हो रहा है, एक अणु दूसरे अणु को विस्थापित कर रहा है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया तो अपन ने बात कर ली कि अधिक क्रियाशील अणु होता है और कम क्रियाशील अणु को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है, उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, है ना। नेक्स्ट सक्रियता श्रेणी के आधार पर विस्थापन अभिक्रिया को समझाते हैं अपन। सक्रियता श्रेणी में धातुओं को क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में जमाते, तो सबसे ऊपर आती है वो अधिक क्रियाशील। तो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आती है पोटेशियम और सोडियम, है ना, तो ये अधिक क्रियाशील है। सबसे नीचे आती है सिल्वर, है ना, Ag और Au सोना चांदी, ये सबसे कम क्रियाशील जो मुक्त अवस्था में मिलती है। और मध्य में आता आयरन है, जिंक है, ये धातुएं, एल्यूमिनियम, ये धातुएं आती हैं। नेक्स्ट द्विविस्थापन अपन ने अभी बात कर ली, दो अणुओं का आदान प्रदान होगा, उसको क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये आप उदाहरण याद रखना। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे? तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कुछ अवक्षेप प्राप्त होता हो ना, जो जल में अविलय होता है, उसी को क्या कहते हैं अपन? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये नया नाम है, आप याद रखना, अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। ऐसी रासायनिक द्विविस्थापन अभिक्रिया जिनमें अवक्षेप का निर्माण होता है, जल में अविलय होता है, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Na2SO4 सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होगा, इसको अवक्षेप अभिक्रिया कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीकरण या उपचयन, ऑक्सीकरण को उपचयन का समीकरण लो, तो कॉपर है, कॉपर को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। तो ये ऑक्सीकरण हो गया कॉपर का। नेक्स्ट कॉपर ऑक्साइड Cu+H2 अभिक्रिया में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है? तो इसमें देखो CuO था, इसमें अपचयन किसका हो रहा है? कॉपर का हो रहा है, क्योंकि कॉपर में ऑक्सीजन की कमी हो गई। और अपन ने पढ़ा है कि जिसमें ऑक्सीजन की कमी होगी है वो तो हो जाएगा आपका अपचयन, है ना, और ऑक्सीजन की वृद्धि होगी वो आपका हो जाएगा ऑक्सीकरण, है ना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कमी हो रही है, कॉपर का अपचयन हो रहा है, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो ये H2O बन जाएगा, ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। तो सिंपल प्रश्न आप याद रखना। नेक्स्ट रेडॉक्स अभिक्रिया किसको कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, दोनों एक साथ हो रहा है, उसको क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Cu+H2O है ना, तो Cu से ऑक्सीजन निकलेगी हाइड्रोजन के साथ तो H2O बना देगा, तो Cu का तो अपचयन, CuO का अपचयन होगा, Cu कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो गया, कॉपर बन गया, और हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ और ये क्या बन गया? जल बन गया, ठीक है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, उसको क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड और H2O बना रहा है ना, तो यहाँ पर MnO यानी मैग्नीज ऑक्साइड का क्या हो गया? अपचयन हो गया, और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट निम्न अभिक्रिया में बताना किसका उपचयन हो रहा है, किसका अपचयन? उपचयन यानी ऑक्सीकरण, अपचयन यानी रिडक्शन, है ना। उपचयन किसका हो रहा है? तो ये Na+O2 तो 2NaO बन रहा है ना, तो यहाँ पे सोडियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है ना, तो सोडियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, सोडियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। इधर कॉपर ऑक्साइड जलता, कॉपर का क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा, हाइड्रोजन का क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है। तो ये सिंपल है, आप याद रखना, ऑक्सीकरण अपचयन। कोई क्रिया दे देगा, बोल देगा किसका अपचयन हो रहा है, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये भी आप याद रखना। संक्षारण, सिंपल सी परिभाषा, संक्षारण किसको कहते हैं? तो लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। लोहा क्या करता है? वायुमंडलीय ऑक्सीजन और जल के साथ अभिक्रिया करके आर्द्रता के द्वारा जंग लग जाता है, जिससे क्या? लोहा खराब हो जाता है। जंग को बचाने के लिए लोहे पर क्या करते हैं? जंग से बचाने के लिए लोहे पर एक तो अपन पेंट करते हैं, ग्रीस लगाते हैं, है ना, या फिर जिंक की परत चढ़ाते हैं, जिंक की परत, है ना, और उसको क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, ये भी याद रखना। नाम से पूछ सकता है गैल्वेनाइजेशन किसको कहते हैं, तो लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाते हैं, उसको क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। तो ये संक्षारण है, आप याद रखना। नेक्स्ट विकृत गंधिता,
विकृत गंधिता क्या होती है? वसायुक्त तैलीय खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक रखा जाता है तो उपचयित, उपचयित यानी क्या हो जाएगा? उनका ऑक्सीकरण हो जाएगा, इसलिए विकृत गंधिता यानी वो खराब हो जाएगा, उसको विकृत गंधिता कहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा आलू चिप्स या कुरकुरे आते हैं, इसमें N2 गैस भरी जाती है। कौन सी? N2 गैस। N2 गैस इसलिए भरी जाती है, अगर ऑक्सीजन गैस भरेंगे तो उनका ऑक्सीकरण हो जाएगा और वो जल्दी खराब हो जाएंगे। N2 गैस अक्रिय गैस प्रयोग करते हैं ताकि जो चिप्स होंगे वो लंबे समय तक खराब नहीं होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट, ये थे आपके पहले पार्ट के महत्वपूर्ण प्रश्न जो अपन ने यहाँ पर बात की। अब आगे भी और भी इनको देखना और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद कर लेना एग्जाम में, आपके लिए ये हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट अभी दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट है हमारा अम्ल क्षार लवण, बहुत ही अच्छा पार्ट है, इसके भी प्रश्न उत्तर अपन देखते हैं। नेक्स्ट, पहला प्रश्न, निम्न में से प्राकृतिक सूचक क्या है? प्राकृतिक सूचक किसको कहते हैं? वह सूचक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है उसको प्राकृतिक सूचक कहते हैं। तो देखो मेथिल ऑरेंज तो अपने लैब में मिलता है ना, ये कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। फिनोप्थिलीन भी कृत्रिम रूप से, ये लिटमस पेपर है, इसको जो लिचेन पादप से प्राप्त होता है, तो लिटमस पेपर आपका सही आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक सूचक। ठीक है, नेक्स्ट, कोई विलयन लाल लिटमस पथ को नीला कर देता है तो इसका पीएच क्या होगा? देखो ये क्या कर रहा है? लाल से नीला कर रहा है, लाल से नीला, है ना। और अम्ल क्या होता है? अम्ल में एक नाम याद रखना, अनिल, है ना, ये अनिल है ना। अ से हो जाएगा अम्ल, नी से हो जाएगा नीला और ल से हो जाएगा लाल। यानी अम्ल वो होते हैं जो नीले को लाल में बदल देते हैं। ठीक है, नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देते हैं। और ये क्या कर रहा है? लाल को नीले में बदल रहा है। अब लाल को नीले में बदल रहा है तो ये क्या हो जाएगा? आपका क्षार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। और हमको पता है क्षार का पीएच मान कितना होगा? क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा, 14 तक होगा। तो यहाँ पर देखो पहला तो पीएच 1 दे रहा, 1 तो क्या हो जाएगा? आपका अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, अपन का तो क्षारीय है। 4 भी क्या होगा? 7 से कम है तो अम्लीय, 5 भी 7 से कम है तो अम्लीय। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10, है ना। जिसका पीएच मान 10 है वो क्या करेगा? लाल को नीले में बदल देगा, क्षारीय विलयन। नेक्स्ट, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, तो वो अम्ल होगा आपका। और अम्ल कौन सा होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्योंकि NaCl तो लवण है ना, और LiCl भी, ये भी क्या है? लवण है। KCl पोटेशियम क्लोराइड, आपका NaCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका आंसर हो जाए। रक्त का पीएच मान कितना होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे मानव शरीर के रक्त का पीएच मान होगा 7.4, हल्का क्षारीय होगा, हल्का क्षारीय होगा। नेक्स्ट, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग करते हैं? अपच का उपयोग करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? एंटासिड, याद रखना, एंटासिड का उपयोग करते हैं। एंटीबायोटिक प्रतिजैविक एक तो अपन औषधि होती है जो अपन बाहर से लेते हैं, एंटीबायोटिक, है ना, तो ये तो होगा नहीं। एनाल्जेसिक भी नहीं होगा, ये एंटासिड आपका आंसर हो जाएगा। जब हमारे से एसिड का ज़्यादा स्राव करता है तो अपन मिल्क को मैग्नीशिया लेते हैं, MgO छोल्ट्राइज जो एक क्षारीय होता है ना, तो वो एंटासिड का उदाहरण है आपका। नेक्स्ट, छठा प्रश्न क्या कह रहा है? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 मिलीलीटर विलयन HCl के 8 मिलीलीटर विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यानी NaOH जो क्षारीय है वो 10 ml है ना, उसमें HCl डाल रहे अपन 8 ml, ठीक है, तो पूर्णतः उदासीन हो जाता है। अभी कह रहे यदि हम NaOH के विलयन को 20 ml ले लेते हैं, पहले 10 था, अब क्या ले लिया? 20 ले लिया, तो HCl कितना चाहिए? तो इधर 10 था, 8, तो अब 20 ले रहे तो 8 का डबल 16 हो जाएगा। तो आंसर क्या जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी आप याद रखना। प्रश्न थोड़ा बड़ा है लेकिन आंसर सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप आंसर सही कर लोगे, है ना। नेक्स्ट, लिटमस किस पौधे से प्राप्त? लिचेन पौधे से, लाइकेन नहीं, यहाँ पे लिचेन पौधा हो जाएगा, ठीक है। लिचेन पौधे से प्राप्त होते हैं। गंधीय सूचक के 3 उदाहरण, सूचक वे होते हैं गंधीय सूचक जो गंध उत्पन्न करते हैं, आपका वेनिला है, प्याज है, लौंग का तेल है, गंधीय सूचक के उदाहरण है। नेक्स्ट, धात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति? तो धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारीय होती है। धातुओं के ऑक्साइड की क्या होगी? क्षारीय हो जाएगी। अधात्विक की अम्लीय होंगी, ये याद रखो। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, कि धातुओं की अम्लीय है, क्षारीय है ना। तो अब याद रखना अधात्विक में पहला अक्षर क्या आ रहा है? आ रहा है, तो अधात्विक की अम्लीय होगी। अधात्विक की कैसी होगी? अम्लीय होगी। तो अब धात्विक आप अपने आप ही याद रह जाएगा, धात्विक का क्षारीय हो जाएगा, है ना। अधात्विक की कैसी होगी? अम्लीय होगी। नेक्स्ट, जठररस का पीएच कितना होगा? जठररस का पीएच मान होगा 1.2 होगा, है ना, जो अम्लीय प्रकृति का होगा। नेक्स्ट, किस ग्रह का वायुमंडलीय सल्फ्यूरिक अम्ल के पीले श्वेत बादलों से बना होगा? तो ये शुक्र ग्रह है, जहाँ जिसका वायुमंडल H2SO4 अम्ल से बना होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल से, है ना। नेक्स्ट, मानव शरीर का सामान्यतः किस पीएच के मध्य कार्य करता है? तो शरीर का जो सामान्य पीएच होता है 7 से 7.8 के मध्य होता है। हमारा ब्लड का पीएच मान अभी पड़ा बना 7.4 होता है ना, हल्का क्षारीय, है ना, 7.4 होता है ना
ब्लड का पीएच मान, तो 7 से 7.8 के मध्य कार्य करता है। एक एंटासिड का नाम, एंटासिड अभी मैंने बताया था आपको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgO सॉल्ट है ना, एंटासिड है। नेक्स्ट, जब धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है तो ये अपन ने पढ़ रखा है, धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस देती है। ठीक, कोई सी भी धातु हो अम्ल के साथ, कोई सा भी अम्ल होगा तो हाइड्रोजन गैस ही देगी। और हाइड्रोजन गैस का पता लगाने के लिए अपन जलती हुई माचिस की तीली ले जाएंगे तो फटफट की आवाज़ के साथ जलेगी, है ना। तो ये डायग्राम भी आप याद रख लेना, प्रश्न पूछ सकता है कि धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करती है, उसका पता कैसे लगाओगे आप, तो ये आप याद रखना। इधर प्रज्ञाली में कोई सा भी अम्ल ले लेना, H2SO4 है, HCl है ना, उसमें जिंक धातु डाल देना तो वो बुलबुले निकलेंगे और फटफट की आवाज़ के साथ ये तिल्ली जलेगी। नेक्स्ट, मधुमक्खी और नेटल, जब मधुमक्खी डंक मार देती है तो हमने देखा होगा हम त्वचा पर जलन होने लगे, क्योंकि वो अम्ल का स्त्रावन करती है। वो होता है मेथेनोइक अम्ल, है ना, ये फॉर्मिक अम्ल है ना। फॉर्मिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल के कारण ही हमारे शरीर में क्या होगी, जलन होगी। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको POP कहते हैं ना, तो ये अपन जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं ना, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। उसमें से 1.5 अणु जल का निकल जाता है, आधा अणु ही बचेगा, तो CaSO4 हाफ H2O है ना, ये आपका जिप्सम का सूत्र है, CaSO4 हाफ H2O, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। POP की रासायनिक समीकरण अभी बताया था, CaSO4 2H2O, ये जिप्सम का सूत्र है। इसको 373 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे तो CaSO4 हाफ H2O बन जाएगा और 1.5 अणु इसमें जल का निकल जाएगा, है ना। तो अगर हाफ H2O लगा दोगे तो ये तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा, और अगर आप 2H2O लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, जिप्सम हो जाएगा। तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट, POP के दो उपयोग, POP के दो, प्लास्टर ऑफ पेरिस के सजावटी सामान, आजकल सजावटी सामान खिलौने मूर्तियाँ बनाई जाती है तो वो POP की बनाई जाती है। टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में भी आजकल चिकित्सक POP का उपयोग ही करते हैं ना, क्योंकि इसको गीला करेंगे तो यहाँ कोमल हो जाएगी और सूखने के बाद कठोर हो जाएगी, जिससे कि हड्डी आसानी से जुड़ जाएगी। नेक्स्ट, 2 संश्लेषित सूचकों के नाम लिखिए। तो 2 संश्लेषित सूचक आपका मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन, दोनों संश्लेषित या कृत्रिम सूचक है। फिनोप्थिलीन क्षार के साथ अभिक्रिया करने पर कैसा रंग देता है, तो फिनोप्थिलीन क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये गुलाबी रंग देगा, तो ये आपको याद रखना, गुलाबी रंग। ठीक है। नेक्स्ट, बेकिंग पाउडर किसको कहते हैं, खाने के सोडे को बेकिंग पाउडर कहते हैं ना, और सूत्र होता है NaCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी आप याद रखना। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट खाने के सोडे को कहते हैं बेकिंग सोडा। पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं, CaOCl2 होता है। जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था CaOH होल ट्वाइस, है ना, इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो आपका विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, तो ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट, कह रहा 2 प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारों का नाम। तो प्रबल अम्ल किसको कहते हैं, वे अम्ल जो पूर्ण रूप से जल में आयनित हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। और प्रबल क्षार, वे क्षार जो पूर्ण रूप से जल में आयनित होते हैं उनको प्रबल क्षार कहते हैं। प्रबल अम्ल 2 है आपके, H2SO4 है और HCl हाइड्रोक्लोरिक, दोनों प्रबल अम्ल है। और प्रबल क्षार है आपका NaOH और KOH, तो ये उदाहरण आप याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न के रासायनिक सूत्र लिखिए। विरंजक चूर्ण सिंपल है, अभी बताया CaOCl2, है ना। बेकिंग सोडा खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCO3। दावन सोडा Na2CO3 10H2, इसमें ये क्रिस्टल जल आप याद रखना, Na2CO3.10H2 याद रखना। ठीक है। और जिप्सम का तो सबको बताया CaSO4 2H2 होता। अगर इसको गर्म करेंगे 373 केल्विन ताप पर, इसमें से 1.5 अणु निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो POP बन जाएगा। ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र आप याद रखना। नेक्स्ट, 26वां प्रश्न, मिलान करना। सिरके में कौन सा अम्ल होता है, तो सिरके में होता है एसिटिक अम्ल, है ना। इमली में कौन सा होता है आपका, टार्ट्रिक अम्ल होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, और खट्टा दही होगा उसमें लैक्टिक अम्ल होगा, तो ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट, उदासीनीकरण किसको कहते हैं, अम्लों और क्षार की परस्पर अभिक्रिया कराते हैं तो लवण प्लस उष्मा मिलती है और जल प्राप्त होता है, उसी को क्या कहते हैं अपन, उदासीनीकरण कहते हैं। जैसे NaOH एक क्षार है, HCl क्या है, अम्ल है, तो इससे बन जाएगा लवण बन जाएगा, NaCl बन जाएगा और H2O बन जाएगा। और जिस भी पात्र में अभिक्रिया करोगे वो पात्र क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो उष्मा उत्पन्न हो रही है। उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण, ये तीव्र अभिक्रिया का भी उदाहरण, बहुत ही फास्ट गति से होती है अभिक्रिया। नेक्स्ट, पित्तल एवं तांबे के बर्तन में दही व खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखे जाते, क्योंकि पित्तल व तांबे में, तांबा क्या है, धातु के उदाहरण है ना, और दही क्या है, अम्लीय पदार्थ है। अगर धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस के कारण वो क्या विषैले हो जाएंगे, इसलिए दही, पित्तल व तांबे के बर्तन में अपन खट्टे पदार्थ नहीं रखते हैं ना। नींबू का अचार है, ये भी नहीं रखते हैं इसमें, है ना। नेक्स्ट, कह रहा है HCl हाइड्रोक्लोरिक HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय विलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि एल्कोहल व ग्लूकोज जैसे यौगिकों में अम्लीयता के लक्षण प्रदर्शित नहीं करते।
तो HCl और HNO3 के विलयन में क्या H प्लस आयन देते हैं ना, अम्ल है तो H प्लस आयन देते हैं ना, और H प्लस आयन मुक्त होने के कारण विद्युत का चालन करते हैं, जबकि ग्लूकोज और एल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन नहीं करता है, अतः आयनीकरण नहीं होता है ना। तो HCl और HNO3 अम्लीय माध्यम में अम्लीय हो है ना, और इसमें आयन होते हैं और आयनों के कारण इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा, जबकि ग्लूकोज और एल्कोहल में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा क्योंकि उसमें कोई आयन नहीं है। नेक्स्ट, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गैस के लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं, क्योंकि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस होगी तो वो लिटमस के प्रति कोई अभिक्रिया नहीं करेगी, अगर थोड़ी सी आर्द्रता ग्रहण कर लेगी तो लिटमस पत्र को वो परिवर्तित कर देगी, शुष्क होगी तो कोई अभिक्रिया नहीं करेगी, तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए न कि जल को अम्ल में। तो जल में अम्ल और क्षारक को घुलने की प्रक्रिया उसमें क्षेपीय अभिक्रिया होती है। अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न ऊष्मा के कारण मिश्रित असफलित होकर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा कांच का पात्र भी टूट सकता है। इसलिए सदैव अम्ल को तनुकृत करते समय अम्ल को जल में मिलाते हैं ना, अपन अम्ल को जल में मिलाते हैं, जल को अम्ल में नहीं मिलाते है ना। तनु करने के लिए पहले आप जल लोगे और जल में थोड़ा थोड़ा अम्ल मिलाते जाओगे ताकि ऊष्मा भी उत्पन्न हो तो भी आप दुर्घटना घटित नहीं हो सके। नेक्स्ट, तन्नुकरण किसको कहते हैं? तन्नुकरण कहते हैं जल में अम्ल तथा क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में जो कमी हो जाती है उसी को क्या कहते हैं? तन्नुकरण कहते हैं। तो ये परिभाषा भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप याद रखना। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक धातु के साथ अभिक्रिया का रासायनिक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अपने पढ़ा सभी धातुएं होती है जो अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है, लेकिन सभी धातुएं क्षारों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देती। लेकिन एक अपवाद पड़ा है अपने, जो जिंक धातु होती है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके सोडियम जिंकेट बनाती है और हाइड्रोजन गैस देती है। तो ये समीकरण मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। Na सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ अभिक्रिया करके सोडियम जिंकेट बनाएगा। सोडियम जिंकेट का सूत्र होता है Na2ZnO2 है ना प्लस H2, तो ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता? जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता क्योंकि H प्लस आयन नहीं त्याग सकता, और अम्ल वे होते हैं जो H प्लस आयन त्यागते हैं। तो जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय की तरह नहीं होता है, ठीक है, तो याद रखना। कठोर जल को मृत्यु करने के लिए किस सोडियम का उपयोग करते हैं? तो सोडियम कार्बोनेट है ना, Na2CO3 का उपयोग करते हैं कठोर जल को मृत्यु करने के लिए। नेक्स्ट, क्रिस्टल जल किसे कहते हैं? तो लवण की 1 सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? क्रिस्टल जल कहते हैं। जैसे अपन ने पढ़ा था दोने का सोडा में कितने अणु होते हैं? 10 अणु क्रिस्टल जल होते हैं। जैसे POP होता है तो उसमें कितना होगा? आधा अणु जल का होगा, और आपका जिप्सम में कितना होंगे? 2 अणु जल के होंगे। तो ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट, ताजे दूध के pH का मान 6 है और दही बन जाने पर क्या हो जाए? तो ताज़ा दूध pH मान 6 है, इसका मतलब वो अम्लीय है। जैसे ही दही बन जाएगा तो दूध दही में बदल जाता है तो pH मान और कम हो जाएगा, क्योंकि दही दूध की अपेक्षा और अधिक अम्लीय हो जाएगा, ठीक है। तो 6 से भी और कम हो जाएगा उसका pH मान। जैसे pH मान कम होगा इसका मतलब उसकी अम्लीयता बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, 38वां प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा, अगर इसको आप खुले में रखोगे तो ये आर्द्रता ग्रहण करके ये ठोस पदार्थ में परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं? आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है। विरंजक चूर्ण के निर्माण की क्रियाविधि बताइए। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2 है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है बुझा हुआ चूर्ण, उसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो विरंजक चूर्ण बन जाता है। इसका उपयोग पेयजल को शुद्धिकरण में और वस्त्र उद्योग में किया जाता है, दोनों याद रखना। बेकिंग सोडा बनाने की विधि, बेकिंग सोडा उसके कहते हैं अपन खाने के सोडे, सोडियम क्लोराइड CO2 तथा H2O तथा अमोनिया मिलकर आप बेकिंग सोडा का निर्माण करते हैं। जैसे NaCl प्लस H2O प्लस CO2 NH3 बनाएंगे तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा, और ये आपका खाने का सोडा बन जाएगा NaHCO3। ये समीकरण आप याद रखना, ठीक है। बेकिंग सोडा बनाने की रासायनिक समीकरण। उपयोग क्या? बेकिंग सोडे का उपयोग, बेकिंग सोडे का उपयोग है बेकिंग पाउडर में, रसोई घर में स्वादिष्ट भोजन बनाने में, एंटासिड के रूप में, अग्निशामक के यंत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो खाने का सोडा होता है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके CO2 गैस देगा, और जैसे CO2 गैस देगा तो वो आग बुझा देगी। पाव, रोटी या केक बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है।
नेक्स्ट, दावन सोडा कैसे प्राप्त किया जाता है? दावन सोडा यानी कपड़े धोने का सोडा होता है। जो सोडियम कार्बोनेट है उसको जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, दावन सोडा बनता है ना। 10 अणु इसमें क्रिस्टल जल के होते हैं। इसका उपयोग है साबुन, कांच, कपड़ा उद्योग में और बोरेक्स यौगिक के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या होती है समझाइए और इसका समीकरण भी दीजिए। क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या होती है? क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या होती है? NaCl जो सोडियम क्लोराइड होता है उसका जल की उपस्थिति में अपघटन कराते हैं ना, तो NaOH का निर्माण होता है और क्लोरीन गैस बनती है और हाइड्रोजन गैस बनती है। उसी को क्या कहते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं, है ना। इसमें एनोड पर तो क्लोरीन गैस और कैथोड पर आपकी हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। इसको क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। नाम से पूछ सकता है क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या होती है, तो NaCl का जल अपघटन कराते हैं तो NaOH का निर्माण होता है और कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट, पीएच स्केल क्या है? तो पीएच स्केल सबको पता है। पीएच स्केल के बारे में सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। एक स्केल होती है जिस पर 0 से लेकर 14 तक नंबर होते हैं ना, जो अम्ल, क्षार और उदासीन विलयन के बारे में बताती है। यदि किसी विलयन का पीएच मान 0 से 7 है तो इसका मतलब वो अम्लीय है, किसी का 7 है तो वो उदासीन है, और 7 से अगर 14 तक आ रहा तो वो क्या है? आपका क्षारीय विलयन हो जाए। तो ये पीएच स्केल है जो आपको याद रखना। दैनिक जीवन में पीएच के कोई 2 महत्व बताए। तो दैनिक जीवन में पीएच के विभिन्न महत्व है। कौन कौन से देखें? पौधे एवं पशु भी पीएच के प्रति संवेदनशील। हमारे शरीर का पीएच मान 7 से 7.8 होता है, इससे कम ज़्यादा हो जाता है तो शरीर को नुकसान होता है, ठीक है। अम्लीय वर्षा, यदि वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाएगा तो वो अम्लीय वर्षा कहलाएगी। और अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है, इसमें क्या होता है? SO2 और NO2 के ऑक्साइड मिल जाते हैं ना। जहाँ पे प्रदूषित वातावरण होता है वहाँ पर ये ऑक्साइड वातावरण में होते हैं और वातावरण से वर्षा के जल में मिल जाते हैं, जिसके कारण उसका पीएच मान कम हो जाता है, उसको अम्लीय वर्षा कहते हैं। और अम्लीय वर्षा के कारण विभिन्न इमारतें नष्ट हो जाती है ना, और समुद्री जीवों की भी मृत्यु हो जाती है। और पीएच का महत्व क्या है? पौधे एवं जीवों द्वारा उत्पन्न रसायनों से मधुमक्खी डंक मारती है, नेटल पादप होता है तो उसमें क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल होता है, जो जिसके अपन स्पर्श हो जाते हैं तो त्वचा पर जलन होने लगती है मेथेनोइक अम्ल के कारण। तो ये दैनिक जीवन में पीएच का महत्व का याद रखो। हमारे पाचन तंत्र में पीएच का महत्व क्या है? तो पाचन तंत्र में आपको पता है आमाशय HCl का स्त्रावन करेगा, और HCl अगर ज़्यादा मात्रा में स्रावित कर देगा तो पेट में जलन होने लगेगी, तो उसको उदासीनीकरण क्रिया द्वारा अम्लता को कम किया जाता है। और उसके लिए अपन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं, जो एंटासिड होती है ना, याद रखना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेक्स्ट, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय क्या है? तो मुंह का पीएच मान 5.5 होता है, 5.5 से कम हो जाएगी तो अम्लता बढ़ जाएगी, और अम्लता बढ़ने के कारण दांत टूटने लगेंगे। इसके लिए अपन क्षारीय टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं। तो अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके उदासीनीकरण और अम्लता के प्रभाव को कम कर देंगे, जिससे दांतों का क्षय कम हो जाएगा, ठीक है। धातु कार्बोनेट अम्लों के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस? कोई सा भी धातु कार्बोनेट होगा अम्लों के साथ अभिक्रिया करके CO2 गैस देगा, ठीक है। जैसे Na2CO3 है ना, ये HCl के साथ अभिक्रिया करके NaCl लवण बना देगा, H2O बना देगा और CO2 गैस देगा। तो ये आप याद रखना, कोई भी धातु कार्बोनेट अम्लों के साथ अभिक्रिया करा के CO2 गैस देगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, ये भी आप याद रखना कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका है तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है, संतरे में सिट्रिक अम्ल जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं, इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है ना, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, खट्टे दूध में जो दही बच जाता है ना, और नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, ये भी खट्टा होता है ना। चिट्टी में मेथेनोइक अम्ल और नेटल में मेथेनोइक, चिट्टी में फॉर्मिक अम्ल भी याद रखना, फॉर्मिक अम्ल है ना। नेक्स्ट, ये था आपका दूसरा पार्ट। अब आता है आपका तीसरा पार्ट, धातु और अधातु। धातु और अधातु क्या है? नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में? देखो सभी धातुएं क्या होती है? ठोस होती है, लेकिन अपवाद है कि एक धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। वो कौन सी होती है? आपकी मरकरी, जिसको कहते हैं अपन पारा कहते हैं, ठीक है, पारा। तो ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट, अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव में, तो अधातु तो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। आपकी ब्रोमीन अधातु होती है जो क्या होती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये पारा तो आपकी धातु है, कार्बन आपका गैसीय अवस्था में मिलता है और ठोस अवस्था में मिलता है, सल्फर आपका गैसीय अवस्था में मिलता है। नेक्स्ट, सबसे कठोर धातु कौन सी होती है? तो सबसे कठोर होता है हीरा। पदार्थ है ना, हीरा होता है सबसे कठोर। नेक्स्ट, निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है?
चाकू से काटा जा सकने वाली कौन सी धातु है? देखो सोडियम है ना। टंगस्टन, इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? विद्युत बल्ब में इसका उपयोग किया जाता है। इसका प्रतीक होता है W होता है। कैल्शियम तो आप जानते ही हो, Ca, कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। और एल्यूमिनियम धातु जिससे क्या है, तार बनाया जाता है। धातु ऑक्साइड किस पद्धति के होते हैं? तो अभी अपन ने बात की थी धातु ऑक्साइड और अधातु ऑक्साइड। तो धातु ऑक्साइड होंगे आपके क्षारीय प्रकृति के और अधात्विक ऑक्साइड होंगे आपके अम्लीय प्रकृति। मैंने बोला था आपको ऐसे मिला देना, अधातु आ रही तो अम्लीय और धात्विक ऑक्साइड के होंगे क्षारीय प्रकृति। नेक्स्ट, सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? तो सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? सोडियम धातु को केरोसिन के तेल में रखा जाता है। केरोसिन के तेल में क्यों रखा जाता है? क्योंकि सोडियम धातु के जल और वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके विस्फोट के साथ जलती है, इसलिए इसको कहाँ पे रखते हैं? मिट्टी के तेल में, केरोसिन में रखते हैं। अधातु जो विद्युत की सुचालक होती है, कौन सी अधातु जो विद्युत की सुचालक होती है? तो हीरा तो विद्युत का कुचालक होता है, सल्फर विद्युत की कुचालक, नाइट्रोजन भी कुछ, ग्रेफाइट होगा विद्युत का सुचालक, क्योंकि ग्रेफाइट में क्या होंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। और अपन ने पढ़ा है कार्बन के 3 अपरूप है, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरित, और उसमें ग्रेफाइट ही एक ऐसे है जो विद्युत का सुचालक होते हैं, बाकी दोनों क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। सुचालक मतलब विद्युत द्वारा प्रभावित होगी, कुचालक मतलब विद्युत द्वारा प्रभावित नहीं होगी। विद्युत तारों की वेल्डिंग में क्या काम आता है? तो सोल्डर धातु काम आती है। Sn+Pb है ना, सोल्डर, ये काम आता है। शुद्ध सोने में कितने कैरेट होता है? शुद्ध सोना 24 कैरेट का होगा, लेकिन शुद्ध सोने का उपयोग अपन नहीं करते, उसमें कुछ अशुद्धियाँ मिलाते हैं। 22 या 23 कैरेट का सोना ही उपयोग में लेते हैं, क्योंकि शुद्ध सोना अत्यधिक मुलायम होता है ना। नेक्स्ट, सिनेमा बार किसका अयस्क है? सिनेमा मरकरी का अयस्क है, जिसको कहते हैं पारा, है ना, इसका अयस्क है सिनेमा बार। निम्न में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? तो जो 18 वर्ग है उन गैसों को कहते हैं उत्कृष्ट गैस, है ना। इसमें कौन सी गैस है जो 18 वर्ग की नहीं? तो ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन आपके 18 वर्ग की नहीं है ना, तो ये आपकी उत्कृष्ट गैस नहीं होगी। बाकी हीलियम, आर्गन और नियोन, क्रिप्टोन, जिनोन, है ना, रेडोन, ये आपकी उत्कृष्ट गैस के उदाहरण है। नेक्स्ट, सल्फाइड अयस्कों से धातु प्राप्त करने की कौन सी विधि? तो जो सल्फाइड अयस्क होंगे उनका तो अपन कहते हैं भर्जन, है ना, और अगर उसमें कार्बोनेट संबंधी अशुद्धियाँ है CO3 की, तो उसका करते अपन निस्तापन करते। तो यहाँ पर सल्फाइड पहुँचा है तो भर्जन आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, पित्तल मिश्र धातु किससे बनी होती है? तो पित्तल, एक बात याद रखना, पित्तल, पीताजी याद रखना, पीताजी, पी से पित्तल हो जाएगा, ता से तांबा हो जाएगा, जी से जिंक हो जाएगा। तो पित्तल की से तांबा प्लस जिंक से, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, और जिंक प्लस 3 से आप कांसा बनती है, तो ये भी आप याद रखना। चौथा, लोहे की फ्राइंग पैन की जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त होती है? तो कौन सी विधि उपयुक्त होती है? तो देखते हैं, इसमें ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, या जिंक की परत चढ़ाकर, या सभी, तो इसमें सभी आंसर आपके राइट हो जाएंगे, है ना। ग्रीस भी लगाते हैं, पेंट भी करते हैं, जिंक की परत चढ़ाते हैं, जिसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट, स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी? तो स्वतंत्र अवस्था में जो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आती है ना, वो धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, क्योंकि सबसे कम क्रियाशील होती है, किसी से अभिक्रिया नहीं करेगी। सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, कॉपर है, ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट, सोल्डर मिश्र धातु किससे बनी होती है? सोल्डर आपकी सीसा प्लस टीन से बनी होती है ना, सोल्डर धातु। नेक्स्ट, अम्लराज, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, अम्लराज जिसको कहते हैं एक्वारेजिया, आपको अम्लराज नहीं एक्वारेजिया शब्द भी आ सकता है। तो ये किससे बनता है? HCl का 3 भाग और HNO3 का 1 भाग मिलकर, ये सांद्र है ना, सांद्र HCl सांद्र HNO3 के 3:1 में मिलाते हैं, तो आपको एक्वारेजिया बनता है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, 3 भाग कौन सा, 1 भाग कौन सा? तो देखो HCl में कितने अक्षर आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं, तो याद रखना HCl का 3 भाग होगा, तो बाकी HNO3 का क्या हो जाएगा? 1 भाग हो जाएगा, है ना। HNO3 को कहते हैं नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यसद लेपन, वही यसद लेपन गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अभी अपन ने बात की थी, जिंक की परत चढ़ाना, लोहे और इस्पात को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, तो वह ऑक्साइड जिसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण धर्म उपस्थित है, उसको क्या कहते हैं? उभयधर्मी। जैसे उभयचर कहते हैं ना अपन, जो जल में भी रहता है ना, स्थल पर भी रहता है, तो ये उभयधर्मी भी वही दोनों के गुण होते हैं, अम्लीयता और क्षारीयता। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Al2O3, और आपका जिंक ऑक्साइड है, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण है, आप याद रखना उभयधर्मी ऑक्साइड के। अमलगम, अमलगम क्या होता है? कि किसी भी धातु को पारे के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वो अमलगम बनाता है, मिश्र धातु बनाता है, उसी को अमलगम कहते हैं। कोई सी भी धातु पारे के साथ अभिक्रिया करके अमलगम बनाते हैं। कांसा मिश्र धातु किससे भी बात की अपन, कॉपर प्लस टीन बनकर कांसा बनाता है ना, जबकि आपका पीतल बनता है तांबा प्लस जिंक से। नेक्स्ट, एनोड पंख किसे कहते हैं? जब धातुओं का विद्युत अपघटन कराते हैं ना, तो सभी अशुद्धियाँ एनोड पर एकत्रित हो जाती है, उसी को क्या कहते हैं? एनोड पंख कहते हैं। धातुओं का विद्युत अपघटन कराते हैं तो अशुद्धियाँ एनोड पर एकत्रित हो जाती है, उसको एनोड पंख कहते हैं।
ऐसी कौन सी धातु जो हथेली पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गैलियम और सीजियम धातु होती है ना, हथेली के तापमान पर द्रव अवस्था में बदल जाती है। और हथेली का तापमान कितना होगा, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होगा, 37। फ़ारेनहाइट में बोले तो 98.6 फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है, इस ताप पर ये सीजियम और गैलियम होगी वो द्रव अवस्था में बदल जाएगी। वर्जन किसको कहते हैं, तो सल्फाइड एस को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं ना, तो वो उनके ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है, उसी को क्या कहते हैं, वर्जन कहते हैं। सल्फाइड संबंधी अशुद्धियों को वर्जन और कार्बोनेट संबंधी अशुद्धियों का क्या करते हैं, निस्तापन करते हैं। तो ये आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, लोहे पर जंग क्यों लगता है, तो लोहा क्या करता है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन से और जल से अभिक्रिया करके जंग बना देता है। जंग का सूत्र Fe2O3 XH2 है ना, H2 XH2 इसलिए लगाते हैं, यहाँ पर जल के अणु भी आ जाए। नेक्स्ट, अत्यधिक सक्रिय धातुओं का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है, तो अत्यधिक सक्रिय धातु उनका विद्युत अपघटन विधि से किया जाता है। तो ये आप याद रखना, विद्युत अपघटन विधि। नेक्स्ट, आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन क्यों नहीं करते, क्योंकि आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में होंगे तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेंगे, अतः वो ठोस अवस्था में तो कुचालक होंगे और द्रव अवस्था में विद्युत का सुचालक। जैसे नमक होता है, तो नमक ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है ना, उस पर थोड़ा पानी डाल दो, गीला हो जाएगा तो वो विद्युत का सुचालक हो जाएगा। तो ये बात आप याद रखें। नेक्स्ट, अपर रूप। अपर रूप किसको कहते हैं, एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप जिनके भौतिक गुण तो अलग अलग होते हैं लेकिन रासायनिक गुण क्या होंगे, समान होंगे, उसको क्या कहेंगे, अपर रूप कहते हैं, है ना। किसी भी यौगिक के भौतिक गुण तो अलग अलग हो लेकिन रासायनिक गुण क्या है, समान हो, तो वो आप याद रखना, अपर रूप कहलाता है। फिजिकल प्रॉपर्टी तो अलग अलग होगी लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, समान होगी। मिश्र धातु के दो उदाहरण, पित्तल और कांसा, दो मिश्र धातु जैसे पित्तल है, कांसा है, सोल्डर है, टीन, ये आप याद रखना। धातुओं के दो गुण लिखिए, धातु ऊष्मा और विद्युत की दोनों की सुचालक होती है। धातु के भौतिक गुणों पर पढ़ रखे हैं ना, धातुओं में तन्यता होती है, आघात वर्धनीयता का गुण होता है, चमकीली होती है ना, तो वो आप याद रखना धातु के भौतिक गुण था। गेंग क्या होती है, तो गेंग क्या होती है, खनिज को निकालते तो उसके साथ विभिन्न प्रकार की अशुद्धियाँ निकलती है, उसी को क्या कहते हैं, गेंग कहते हैं, है ना। पन्नी कहते हैं तो अपने गेंग का आदमी है ना, तो अशुद्धियाँ हैं। नेक्स्ट, अयस्क किसे, खनिज जिनमें शुद्ध धातु प्राप्त होती है उसको क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। धातु अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है, सबको पता है ना, सिंपल सा प्रश्न। कार्बन के कितने अपरूप है, भी बात की थी अपन, 3 अपरूप, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन, और इसमें ग्रेफाइट होता है विद्युत का सुचालक होता है। स्टेनस इस्पात कौन से अवयव से, तो स्टेनस स्टील होती है ना, ये आपकी मिश्र धातु होती है जो लोहा, निकल और क्रोमियम से बनी होती है, तो याद रखना, लोहा, निकल और क्रोमियम। नेक्स्ट, उभयधर्मी ऑक्साइड अपन ने बात कर ली जिसमें दोनों गुण होते हैं ना, उभयधर्मी ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट, धातुओं का उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने में क्यों किया जाता है, तो धातुओं क्या होती है, ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है ना, तो ऊष्मा की सुचालक होने के कारण इसका उपयोग अपन खाना बनाने के बर्तन में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सांद्रण और भोजन में अंतर बताना आपको। निस्तापन भी कहते हैं इसको, सांद्रण भी कहते हैं। भोजन में क्या करते हैं, सल्फाइड संबंधी अशुद्धियाँ होती है, ठीक, इसमें कार्बोनेट संबंधी अशुद्धियाँ होती है। इस विधि में अयस्क को वायु में ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं, जबकि इस विधि में अयस्क को सीमित वायु में गर्म करते हैं, ऑक्सीजन की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, जबकि इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ये दोनों अंतर आप याद रखना, ठीक है। जैसे जड़ने से जिंक सल्फाइड ऑक्सीजन के बीच साथ विक्रिया करेंगे, जिंक ऑक्साइड और SO2 बनेगी। इधर जिंक कार्बोनेट था, इसका निस्तापन कराएंगे तो जिंक ऑक्साइड और CO2 बनेगी, इधर SO2 बन रही, इधर CO2 बन रही। ठीक है, नेक्स्ट, थर्मिट अभिक्रिया, अभी ऊपर आई थी थर्मिट अभिक्रिया, Fe2O3 एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करते Al2O3 प्लस Fe बना देगा, इसको क्या कहते हैं अपन, थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये, और इसका उपयोग रेल की पटरियाँ तथा मशीनों के पुर्जे बनाने में किया जाता है, दरारों को जोड़ने में किया जाता है। तो ये समीकरण आप याद रखना, थर्मिट अभिक्रिया। Fe2O3 एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करेगा तो Fe अलग हो जाएगा, Al2O3 निकल जाएगा। ठीक है, आयनिक यौगिकों के गलनांक क्वथनांक बहुत अधिक होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि इनके मध्य मजबूत आकर्षण बल होता है और उनको तोड़ने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसलिए इनके गलनांक क्वथनांक क्या होंगे, उच्च होंगे। और आयनिक बंध किसको कहते हैं, धनायन और ऋणायन मिलकर आयनिक बंध का निर्माण करते हैं। S और P ब्लॉक के तत्व आपस में मिलकर आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। एनोडीकरण किसको कहते हैं, एनोडीकरण, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की क्रिया को एनोडीकरण कहते हैं ना। वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की एक पतली परत का निर्माण होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की यह परत इसे संक्षारण से बचाती है और इस परत को मोटा करके संक्षारण से अधिक सुरक्षित रख सकते हैं, इसी को क्या कहते हैं, एनोडीकरण कहते हैं। तो ये भी आप याद रखना।
नेक्स्ट सक्रियता श्रेणी इसके आधार पर समझाए कि धातु लवण के विलयन अन्य धातु से क्रिया संभव है या नहीं। तो देखो सक्रियता श्रेणी किसको कहते हैं, धातुओं को क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में जमाना, ये क्या कहलाता है सक्रियता श्रेणी। ऊपर पोटेशियम आएगा, फिर आएगा सोडियम आएगा, है ना, फिर मैग्नीशियम आएगा और सबसे नीचे आएगा Hg और Au आएगा। तो इसको अवरोही क्रम में जमा रहा है, यही क्या कहलाता है आपको सक्रियता श्रेणी कहलाता है। ठीक है, सक्रियता श्रेणी में देखो ये सक्रियता श्रेणी देगी, पहला तो आपका पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, सबसे नीचे आ रहा है Ag, है ना। तो ये सबसे कम क्रियाशील धातु होती है। सक्रियता श्रेणी भी आप याद रखना। नेक्स्ट NaCl और MgCl2 के निर्माण की संरचना बतानी है आपको। ठीक है, तो इन दोनों के मध्य आयनिक बंध का निर्माण होगा, है ना। NaCl, Na क्या है सोडियम, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होगा 11 होगा, है ना। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, तो इसको लिख सकते हैं 2 8 1, वाइटम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन। इस इधर आएगा आपका क्लोरीन में 2 8 7 17 परमाणु क्रमांक इसका, तो इसमें आ जाएगा 2 8 7। तो अब ये सोडियम क्या करेगा अपने वाइटम कोष से 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, क्लोरीन को दे देगा, ताकि क्लोरीन के वाइटम कोष में 7 थे तो इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो जो देने वाला वो धनायन बना देगा और लेने वाला क्या ऋणायन। तो NaCl का निर्माण हो जाएगा और ये आयनिक बंध बना देगा। उसी प्रकार मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम के वाइटम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, है ना, 2 होंगे। तो ये Cl2 के 2 अणु है ना, तो ये मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, क्लोरीन को दे देगा और MgCl2 बन जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर भी आपका आयनिक यौगिक का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तांबे के परिष्करण के लिए विद्युत अपघटन विधि का चित्र बना। विद्युत अपघटन विधि का आपको डायग्राम बनाना है, उसके बारे में लिखना है कि तांबे के परिष्करण की विद्युत अपघटन विधि, कॉपर, जिंक, निकल, सिल्वर आदि जैसी धातुओं का परिष्करण इस विधि द्वारा किया जाता है। इस विधि में अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु को कैथोड बनाते हैं। तो सारी अशुद्धियाँ एनोड पर जमा हो जाती है, उसको एनोड पंख कहते हैं, और शुद्ध धातु कैथोड पर जमा हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट निम्न तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना। कैल्शियम का होगा 2 8 8 2, यानी कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होगा 20 होगा, तो 2 8 8 2 आ जाएगा, है ना। सल्फर का कितना होगा, सल्फर का 16 होगा, तो 2 8 6 आ जाएगा। नियोन का कितना 10, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना है, तो ये आ जाएगा 19, है ना। और एल्यूमिनियम का कितना आ जाएगा आपका 13। ठीक है, तो ये आप या इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी याद रखना। नेक्स्ट आयनिक यौगिकों के गुणधर्म लिखना। आयनिक यौगिक ठोस होते हैं, कठोर होते हैं और ये भंगुर प्रकृति के होंगे, है ना। देखो आयनिक यौगिकों को हथौड़े से मार दे तो वो बिखर जाते हैं, भंगुर प्रकृति। गलनांक उच्च होते हैं, ये बात हमने पहले भी कर ली, क्योंकि इनके मध्य आकर्षण बल क्या होता है अत्यधिक मजबूत होता है। ठीक है, आयनिक यौगिक जल में घुलनशील, केरोसिन, पेट्रोल में, यानी ध्रुवीय विलायकों में विलय और अध्रुवीय विलायकों में क्या होते हैं अविलय होते हैं। ठीक है, ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होंगे और द्रव अवस्था में विद्युत के सुचालक होंगे, तो ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट चौथा पार्ट, कार्बन है उसके यौगिक। कार्बन है उसके यौगिक, इसके भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं हम। बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा होता है। बायोगैस का जो प्रमुख घटक होता है वो होता है आपका मेथेन होता है ना। मेथेन CH4 इसका सूत्र होता है। कार्बन की कितनी संयोजकता होती है, सबको पता है कार्बन की संयोजकता 4। कार्बन का मोस्ट इंपोर्टेंट गुण भी है चतुसंयोजकता, और इसमें श्रृंखलन का गुण भी पाया जाता है, यानी कार्बन ऐसे श्रृंखला बना देगा, श्रृंखलन का गुण भी इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट, किस उत्प्रेरक का उपयोग साधारण वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है। तो ये निकल पैलेडियम का उपयोग किया जाता है, जिसको अपन कहते हैं संकलन अभिक्रिया, है ना। जिसमें क्या होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है, उसी को क्या कहते हैं हाइड्रोजनीकरण कहते हैं या संकलन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट, कठोर जल में क्या उपस्थित, सोडियम और ये कठोर जल में मैग्नीशियम की अशुद्धियाँ होती है ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम की अशुद्धियाँ उपस्थित होती है, इसीलिए कठोर जल के साथ जो साबुन होंगे जाग नहीं देंगे, जबकि अपमार्जक कठोर जल और मृदु जल दोनों जल के साथ क्या करते हैं जाग देते हैं। नेक्स्ट, वे पदार्थ जो अभिक्रिया की दर में परिवर्तन कर देते हैं लेकिन स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं करते, तो वो उत्प्रेरक होते हैं। कौन से होंगे, वो उत्प्रेरक होंगे। अभिकारक तो वो होंगे जो अभिक्रिया में भाग लेंगे, और अपमार्जक तो अभिक्रिया से कोई लेना देना ही नहीं है इसका। नेक्स्ट, अपमार्जक क्या होते हैं, तो अपमार्जक होते हैं ये RSO4Na सोडियम लोरिल सल्फेट के लवण होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट, साबुन बनाने में सह उत्पाद क्या होता है, साबुन बनाने की साबुनीकरण कहलाती है, KOH का उपयोग करते हैं, है ना, NaOH का उपयोग करते हैं, तो इसमें सह उत्पाद ग्लिसरॉल बनता है, ये याद रखना ग्लिसरॉल। नेक्स्ट, कार्बनिक यौगिकों में त्रिबंध उपस्थित होने पर नामकरण में क्या आएगा, तो देखो एकल बंध आएगा तो वहाँ पर एन की आवाज़ आएगी, द्विबंध आएगा तो इन की आवाज़ आएगी, है ना। जैसे मेथिन है, एथिन है, प्रोपीन है ना। और
अगर त्रिबंध आ गया तो वहाँ पे आयन क्या हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो दो प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं, एक तो संतृप्त एक असंतृप्त। संतृप्त तो कहते हैं एकल बंध को और असंतृप्त कहेंगे द्वि या त्रिबंध को। तो एल्किन और एल्काइन तो आपका असंतृप्त है ना, और ये दूसरा संतृप्त, तो ये एल्केन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें भी अपन वापस अलग पढ़ने, एलिसाइक्लिक होगा, एक होता है एरोमेटिक। एरोमेटिक में आपका बेंजीन आ जाएगा जो धुएं के साथ जलता है ना, और एलिसाइक्लिक बिना धुएं के साथ जलता हो तो उसमें साइक्लोहेक्सेन आ जाएगा। तो ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट, C2H6 में कितने सहसंयोजक बंध है, तो C2H6 में कितने 7 सहसंयोजक बंध है। कितने बंध है, 7। जैसे इसको ऐसे बनाओ 1 2 3 1 2 3, ये हाइड्रोजन जोड़ दिया अपन ने, हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन। तो देखो 1 2 3 तो इधर हो गए, 1 2 3 ये हो गया और एक ये हो गया है ना सहसंयोजक, तो 7 सहसंयोजक बंध आ गए इसके। ब्यूटेनॉन चतुर्थ कार्बनिक का नॉन आ रहा है ना, तो कीटोन आ जाएगा है ना, कीटोन इसका क्रियात्मक समूह। नॉन, ऑन की आवाज़ आ रही तो कीटोन आ जाएगा, ठीक है। ओल की आवाज़ आती तो एल्कोहल आ जाएगा है ना। एल्काइन का सूत्र क्या है, तो एल्किन एल्केन एल्किन एल्काइन, एल्काइन यानी CnH2n-2 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। CnH2n+2 तो एल्केन का होगा है ना, और CnH2n आपका होगा एल्किन का, और CnH2n-2 आपका एल्काइन का, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सूत्र आपको याद रखना है, एल्किन एल्केन एल्काइन का। नेक्स्ट, एल्काइन का सामान्य सूत्र भी बताया CnH2n-2 होगा, ठीक है, याद रखना। ब्यूटेनॉन, नॉन की आवाज़ आ रही है यानी कीटोन, एल्डिहाइड, इसमें कीटोन क्रियात्मक समूह आ जाए। कार्बन परमाणु में कौन सा गुण होता है, तो श्रृंखलन का और एक चतुसंयोजकता, दोनों गुण आप याद रखना। ब्यूटेन का सूत्र, ब्यूटेन यानी एन की आवाज़ आ रही, ब्यूटेन यानी 4 कार्बन, और ब्यूटेन एन यानी CnH2n+2 लगाएंगे तो CN यानी 4 का डबल 8, 8 + 2 10, तो ये ब्यूटेन का सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट, कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, तो ऑक्सीजन देने की क्षमता होगी उनको कहेंगे ऑक्सीकारक, ठीक है। एक होगा अपचायक, जो ऑक्सीकरण लेने की क्षमता रखते हैं उनको अपचायक कहते हैं। एल्केन का सूत्र अभी बात की थी अपन, CnH2n+2 होगा, एल्किन का CnH2n होगा, और एल्काइन का CnH2n-2 होगा, याद रखना। कार्बन परमाणु की ज्यामिति कैसी होती है, चतुष्फलकी होगी, क्योंकि इसकी संयोजकता कितनी होगी, 4 संयोजकता होती है, चतुष्फलकी। IUPAC का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन। इंग्लिश वाला नाम याद रख लेना आप, तो है ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं, नाम से ही पता चला, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों उपस्थित हो उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। CH4 का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, मेथेन का उपयोग बायोगैस और CNG में प्रमुख घटक के रूप में किया जाता है। बायोगैस का मुख्य घटक है मेथेन, याद रखना। किसकी उपस्थिति के कारण कठोर जल में साबुन जाग नहीं देता, तो कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम की अशुद्धियाँ होती है, इसलिए कठोर जल क्या है, जाग नहीं देता है, ठीक है। नेक्स्ट, CNG का पूरा नाम यही संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, याद रखना। LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, दोनों आप याद रखना। साबुन क्या होता है, साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक के अमोनियम सल्फोनेट लवण होते हैं, ठीक है, जो मृदु जल के साथ जाग देते, कठोर जल के साथ जाग नहीं देते। सहसंयोजी आबंध किसको कहते हैं, सहसंयोजी आबंध यानी दो या दो से अधिक परमाणु जिसमें दोनों का समान रूप से साझा हो उसको क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध कहते हैं। दोनों का साझा होता है। भोजन पकाने के लिए किन तेलों का उपयोग करते हैं, तो भोजन के लिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उपयोग करते हैं। असंतृप्त वसी अम्ल होते हैं, असंतृप्त होते हैं ना, इनका उपयोग किया जाता है। ब्यूटेनॉन की संरचना बनाए, तो ऑन यानी इसमें कीटोन आएगा कि आपका क्रियात्मक समूह कीटोन आ जाए। ब्यूटेनॉन यानी ब्यूटेन यानी 4 कार्बन होते हैं, आपको 1 से 10 तक गिनती याद रखनी है। एथेन, मेथेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, यानी ब्यूट कहाँ पे आ रहा है, 4 कार्बन, तो ये 4 कार्बन लगा दो, चारों की तरफ आप हाइड्रोजन लगा दो, और नॉन यानी ऑन की आवाज़ आ रही तो C डबल बॉन्ड और कीटोन लगा दो, ठीक है। तो ये याद। मेथेन के दहन का संतुलित, मेथेन का सूत्र CH4, और किसी वस्तु को जलाते ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो CH4 और O2, तो ये बन जाएगा CO2 और H2 बन जाएगा, ठीक है। CO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाए। CO2 की इलेक्ट्रॉन यानी कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन के अणु जोड़ने आपको, है ना। इसके ऊपर आपके 4 ऑक्सीजन की 4 संयोजकता है, इधर भी ऑक्सीजन की 4, इस कार्बन को संयोजित करने के लिए दोनों तरफ लगा देंगे, तो 4 और 2 6, ये 4 इधर, ये 2 6 इधर हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार CO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको बनानी। मीथेन की भी CH4 इसी प्रकार CH4
कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी आपको ऐसे ही बनानी। CH4 इसका सूत्र होता है, तो कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन जोड़ दो, एक एक लोन पे इलेक्ट्रॉन लगा दो, ठीक है। निम्न अणु की संरचना बनानी H2 की, अब बना लोगे Cl2 की भी है, N2 की और O2 की, है ना। ये Cl2 में द्विबंध होता है, तो याद रखना है द्विबंध, दो लोन पेयर, इसमें दोनों का समान योगदान होगा, तो ये दो लोन पेयर इसके साथ आएगा, इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, इस क्लोरीन के साथ जाएगा तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार की संरचना आप बना लेना। बेंजीन ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 और इसकी संरचना ये वाली आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित बिंदु संरचना एथेन, एथीन और एथेन। एथेन का सूत्र C2H6 है ना, यानी CnH2n+2 होगा, तो C2H6 कार्बन के 2 कार्बन, इसके साथ 6 हाइड्रोजन जोड़ने, ठीक है। उसी प्रकार C2H4 ये आ जाएगा आपका एथीन और ये आपका आ जाएगा एथाइन, ठीक है, C2H2 एथाइन। नेक्स्ट, मिसेल का निर्माण, कपड़े धोते हैं ना, तो उसमें मिसेल के निर्माण द्वारा इन कपड़ों की अशुद्धियाँ दूर होती हैं, तो ये मिसेल निर्माण मोस्ट इंपोर्टेंट आप डायग्राम याद रखना। एस्टरीकरण किसको कहते हैं? एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं एथेनॉल से, तो एस्टर का निर्माण होता है और इसी को क्या कहते हैं? एस्टरीकरण कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा आप याद रखना। निम्न की संरचना बनाए, तो हीरा, ग्रेफाइट, हीरे की संरचना इस प्रकार होती है ना। इसकी हीरे की संरचना होती है चतुष्फल की होती है, हीरा बहुत कठोर होता है ना, इसमें sp3 संकरण होता है, तो याद रखना हीरा, ठीक है, चमकीला होता है। ग्रेफाइट षष्ठफल की संरचना होती है, जो क्या होता है? अत्यधिक चिकना होता है, विद्युत का सुचालक होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, विद्युत का सुचालक होता है, याद रखना। साबुन और अपमार्जक में अंतर, साबुन और अपमार्जक में अंतर। साबुन क्या होते हैं? लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं, जबकि ये लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक अमोनियम लवण होते हैं। ये अमोनियम लवण होते हैं, सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं, पहला अंतर। दूसरा, ये क्षारीय प्रकृति के होते, साबुन क्या होंगे? क्षारीय प्रकृति के, और आपके अपमार्जक क्या होंगे? उदासीन प्रकृति में। ये कठोर जल के साथ जाग नहीं देते, जबकि अपमार्जक कठोर और मृत्यु दोनों जल के साथ जाग देते हैं, ठीक है, तो ये याद रखना। समजातीय श्रेणी क्या होती है? याद रखना, समजातीय श्रेणी कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह हो, उसको कहते हैं समजाति। जिसमें एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह, उसको समजाति कहते हैं। जैसे एल्केन का CnH2n+2 होगा, तो इसमें CH4 है, C2H6 है, C3H है, तो ये समजाति से। हाइड्रोजनीकरण क्या है? तो अभी बताया था, संकलन अभिक्रिया। हाइड्रोजनीकरण निकल और पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसमें बदल गया? संतृप्त है। असंतृप्त जैसे इसमें डबल बॉन्ड था, किसमें बदल गया? सिंगल बॉन्ड में बदल गया, तो संतृप्त में तो इसका उपयोग करते हैं अपन हाइड्रोजनीकरण में, वनस्पति घी के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, तो ये आप याद रखना। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? तो वे हाइड्रोकार्बन जिसमें एकल बंध उपस्थित हो, उसको क्या कहते हैं? संतृप्त। जिसमें द्वि या त्रिबंध उपस्थित हो, उसको क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, IUPAC नामकरण आपको आना चाहिए। IUPAC नामकरण है ना, पहले इसका नामकरण देखते हैं। देखो, इसमें कार्बन कितने? 1 2 3 कार्बन है ना। 3 को क्या कहते हैं? प्रोपेन कहते हैं, है ना। और इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इनकी आवाज़ आएगी, तो इसका नामकरण हो जाएगा प्रोपीन हो जाएगा, ठीक है। जैसे दूसरा CH3CH डबल बॉन्ड O है ना, तो इसमें देखो कार्बन कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं ना, और डबल बॉन्ड O लग रहा है ना, तो इसमें एथेनॉल हो जाएगा, एथेन, तो L की आवाज़ आ जाएगी, एथेनॉल हो जाएगा। नेक्स्ट, तीसरा CH3C डबल बॉन्ड CH3 है ना, CH3CH2Br, यानी ब्रोमो क्रियात्मक समूह लग रहा है ना, तो ब्रोमो लग रहा है, तो 2 कार्बन एथेन, ब्रोमो एथेन हो जाएगा, एथेन ब्रोमो या ब्रोमो एथेन। और डी में क्या है? CH3C डबल बॉन्ड, 3 कार्बन है, प्रोपेन है ना, और डबल बॉन्ड O लग रहा है, तो ऑन आ जाएगा, है ना, तो प्रोपेन ऑन हो जाएगा, कीटोन जुड़ रहा है। तीसरा CH3CH2CH2OH ओल आ जाएगा, है ना। OH एल्कोहल की आवाज़ ओल आएगी, है ना। कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 को कहते हैं प्रोपेन, तो प्रोपेनॉल हो जाएगा। तो ये आप नामकरण भी आप याद रखना, एक क्वेश्चन पूछ सकता है IUPAC नामकरण का। नेक्स्ट, 5वां पार्ट, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। अवश्य आने वाला बहुत ही सिंपल पार्ट है ना, और इसमें से भी आपके प्रश्न आएंगे। 4 नंबर का पार्ट है आपके, तो देख लेते हैं इसमें भी। नेक्स्ट, तत्वों के वर्गीकरण का त्रिक सिद्धांत। तो त्रिक सिद्धांत सबसे पहले दिया था डोबेराइनर ने दिया था।
क्या कहा था इसने कि 3 तत्वों के समूह बनाए थे, जिसमें पहला और तीसरे वर्ग का औसत निकालते तो मध्य वाले तत्व का द्रव्यमान आता है ना, डोबेराइनर का। लेकिन इनका सिद्धांत असफल रहा क्योंकि सभी तत्वों को इस प्रकार नहीं जमा सके। नेक्स्ट, न्यूलैंड की कल्पना के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व थे? तो न्यूलैंड की कल्पना के अनुसार प्रकृति में 56 तत्व थे, है ना। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी? तो ये दी थी मेंडलीव ने, है ना। इसलिए मेंडलीव को आवर्त सारणी का क्या कहते हैं? जन्मदाता कहते हैं, या आवर्त सारणी का पिता कहते हैं। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह और आवर्त कितने? तो समूह तो है 18 और आवर्त कितने? 7। तो इसमें देखो पहला ऑप्शन आपको 7 18 दे रखा, तो ये गलत है, आप यही लगाओगे ऑप्शन में। लेकिन पहला क्या है इसमें? समूह 18, तो तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। आवर्त सारणी में जो खड़ी लाइनें होंगी उनको कहते हैं वर्ग या समूह, और जो आड़ी लाइनें उनको आवर्त कहते हैं। ये तो आवर्त तो 7 और समूह कितने? 18 होंगे। नेक्स्ट, एल कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो एल कोश अपन बोलते हैं के, ये दूसरे को कहते हैं एल, तीसरे को कहते हैं एम, है ना। 1 2 3, ये कह रहा है एल कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन ज्ञान करने का सूत्र होता है 2n²। n बराबर क्या रखेंगे? 2, 2 का स्क्वायर कितना? 4, 4 को 2 से गुणा करो 8। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। ये ऐसे भी हो सकता है कि किसी भी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 2n² होगा, ठीक है। n बराबर कक्षा की संख्या। डोबेराइनर का त्रिक वर्गीकरण किस पर आधारित है? परमाणु द्रव्यमान पर, है ना। और उसने ये बताया कि पहले और तीसरे तत्व का परमाणु द्रव्यमान का औसत मध्य वाले तत्व के बराबर होगा। नेक्स्ट, किसी तत्व की संयोजकता निर्धारित होती है, किससे होती है संयोजकता? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या संयोजकता, इलेक्ट्रॉन जितना त्यागता है वही उसकी संयोजकता होगी, या ग्रहण करता है तो वो भी उसकी संयोजकता होगी। नेक्स्ट, डोबेराइनर का त्रिक उदाहरण नहीं है, तो ये लिनाग, लिथियम सोडियम ये तो है, कैल्शियम स्ट्रांसियम बेरियम ये भी है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये भी इसका है। लेकिन ये नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम इसका त्रिक का उदाहरण नहीं है डोबेराइनर का। और इसने 3 ही ग्रुप दिए थे, ये तीनों इसमें आ गए। नेक्स्ट, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 तत्व क्या है? 2 8 7 है, यानी इसका जोड़ लो कितने? ये 2 8 10 10 और 7 17, 17 पे कौन सा आ रहा है? तो 17 बार आपका क्लोरीन, तो क्लोरीन आ जाएगा। निम्नलिखित में से उत्कृष्ट गैस कौन सी नहीं है? तो अभी हमने बात की थी जो 18 वर्ग है उसमें आने वाली सभी गैसें उत्कृष्ट कैसे आ रही? इसमें जो सोडियम है उत्कृष्ट गैस का उदाहरण नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, तत्वों के गुण धर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं, यह नियम किसने दिया था? तो ये दिया था हेनरी मोजले ने दिया था, ठीक है, हेनरी मोजले ने। मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है? तो मेंडलीव ने बताया दिया कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। नेक्स्ट, मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ और क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहते हैं? तो जो ऊर्ध्व स्तंभ होते हैं उनको तो कहते हैं वर्ग, और क्षैतिज पंक्तियों को कहते हैं आवर्त कहते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखना। किस कोश में इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का जो सूत्र अभी बताया था मैंने 2n², है ना। n बराबर क्या? कक्षक। किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित करते हैं? कोई भी तत्व बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या त्यागता है वो उसकी क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। तो ये याद रखना। परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं? किसी परमाणु के नाभिक से अंतिम इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? परमाणु त्रिज्या कहते हैं। ये क्या करते हैं? ऊपर से नीचे जाती है तो त्रिज्या का मान क्या होता है? बढ़ता है ना। और बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है? घटता है, क्योंकि परमाणु का आकार छोटा होता है। ऐसे तत्व का नाम बताइए जिसमें 3 कोश है और संयोजकता कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसा जो तत्व है आपका एल्यूमिनियम है ना, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 13 होता है। न्यूलैंड का अष्टक नियम किन गैसों की खोज के बाद आया था? तो नोबल गैस, जिसको उत्कृष्ट गैसों के बाद आया था ये नियम। डोबेराइनर ने किस तत्व की पहचान की थी? तो प्लेटिनम की, ठीक है। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा दर्शाते हैं जिस पर उपधातुएं आती है ना, जिसमें धातु और अर्धातु दोनों के गुणधर्म उपस्थित होते हैं, उनको क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। उपधातुओं की संख्या होती है 7, है ना। कौन कौन सी? बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम। ये 7 ही उपधातुएं आप याद रखना, ठीक है, जिसमें धातु और अर्धातु दोनों के गुणधर्म होते हैं। नेक्स्ट, वर्तमान समय तक कितने तत्वों की खोज हो चुकी है? तो 118 तत्व अभी वर्तमान में ज्ञात है, ठीक है। तो ये याद रखना। धातु विद्युत धनात्मक होते हैं, क्यों होते हैं? तो धातु बंध बनाते समय इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति रखते हैं, इसलिए विद्युत धनात्मक होते हैं। धातु क्या करते हैं? विद्युत त्यागते हैं, ये इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो धनायन बनाते हैं ना। नेक्स्ट, लघुत्तरात्मक प्रश्न में डोबेराइनर का त्रिक नियम क्या है? तो अभी अपन ने बात की थी। डोबेराइनर ने तत्वों को 3 के वर्ग में रखा था, और उसने क्या किया था? पहला और तीसरा वर्ग का औसत द्रव्यमान निकाला और मध्य वाले तत्व के बराबर आया था। लेकिन
इनका ये नियम असफल हो गया, क्योंकि सभी तत्वों को इस प्रकार 3-3 के वर्ग में जमाना संभव नहीं था, है ना, इसलिए इनका यह नियम असफल हो गया। तत्वों के वर्गीकरण हेतु अष्टक नियम किसने दिया था? तो न्यूलैंड ने दिया था अष्टक नियम, है ना। ये स्वर अक्षरों के आधार पर सारे गामा पाधा निशा के आधार पर पहला और अंतिम अक्षर समान होता है। तो उसने बताया कि तत्वों में पहला तत्व और अंतिम तत्व के भौतिक गुण धर्म भी समान थे, लेकिन ये भी हमने इस नियम के द्वारा 2 ही वर्ग बना सका, है ना, और इनका सिद्धांत भी क्या हो गया? असफल हो गया। नेक्स्ट, तो ये भी आप याद रखना, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। मेंडलीव के आवर्त सारणी के 2 गुणधर्म लिखो। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी के 2 गुणधर्म आपको बताने हैं, कौन कौन से देखना। पहला, आवर्त सारणी व्यवस्थित करते समय मेंडलीव की सारणी में अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को कभी कभी कम द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले रखना पड़ा, इसलिए इनका नियम बदलना पड़ा। समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक ही तत्वों के साथ रखा, है ना। समान गुणधर्म वालों को इन्होंने क्या किया? एक ही वर्ग में रखा, असमान वालों को अलग अलग रखा। और मेंडलीव ने क्या किया था? अपनी आवर्त सारणी दी तो उसमें बीच बीच में खाली स्थान दे दिया, ताकि भविष्य में किसी तत्व की खोज हो और वो किसी तत्व के समान गुणधर्म प्रदर्शित करे तो उसको वहाँ पर आराम से बिठाया जा सके। तो इस प्रकार इसके दोनों गुणधर्म याद रखना। मेंडलीव की कमियाँ, तो मेंडलीव की 2 कमियाँ थी। एक तो हाइड्रोजन की स्थिति को स्पष्ट नहीं कर सके, है ना, और मेंडलीव अपने आवर्त सारणी में समस्थानिकों को स्थान नहीं दे सके। तो ये दोनों कमियाँ आप याद रखना। एक तो हाइड्रोजन की स्थिति को स्पष्ट नहीं कर सके और एक समस्थानिकों को स्थान नहीं दे सके, ठीक है। समस्थानिक किसको कहते हैं? कि तत्वों के परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन द्रव्यमान क्या होंगे? अलग अलग होंगे, तो वो समस्थानिक। जैसे 1H1 है, 1H2 है, तो ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, 1S3। हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है, ट्राइटिनियम है, तो ये आपके हाइड्रोजन के समस्थानिक। 27वां प्रश्न, एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, क्यों बढ़ता है? क्योंकि ऊपर से नीचे जाते हैं ना, तो कोष का मान बढ़ने के कारण आकार बढ़ेगा, कोष बढ़ेंगे, है ना, और कोष बढ़ने से आकार बढ़ेगा, ठीक है। और नाभिक का आवेश बढ़ जाने के से परमाणु का साइज भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है, बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु का आकार घटेगा, क्योंकि कोष का मान क्या होगा? कम होगा, तो परमाणु की साइज क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। विद्युत ऋणता एक आवर्त तथा एक वर्ग में किस प्रकार परिवर्तित होती है? तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता का मान क्या होगा? बढ़ता है। बढ़ता है, क्यों बढ़ता है? क्योंकि परमाणु का आकार कम होता है, और परमाणु का आकार कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य आकर्षण बल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाने से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो विद्युत ऋणता का मान बढ़ेगा। और ऊपर से नीचे जाने के तो आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा तो इनके मध्य आकर्षण बल कम होने के कारण विद्युत ऋणता का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। नेक्स्ट, समस्थानिक किसको कहते हैं? एक ही तत्व के परमाणु क्रमांक तो क्या हो? समान हो, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उसको क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। अभी ऊपर अपन ने बात कर ली। नेक्स्ट, धात्विक और अधात्विक गुणधर्म आवर्त में वर्ग में किस प्रकार? तो आवर्त में जैसे जैसे संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति घट जाती है, इसलिए आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो धात्विक गुणधर्म घटता है ना। आवर्त में क्या होगा? बाएं से दाएं जाएंगे धात्विक गुणधर्म घटेगा, ऊपर से नीचे जाएंगे धात्विक गुणधर्म बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि ऊपर से नीचे जाएंगे तो ये नाभिक तथा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के मध्य जो आकर्षण बल है बढ़ेगा, इसको कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश, है ना। ये दूरी बढ़ेगी तो ये प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये धात्विक गुणधर्म बढ़ेगा और बाएं से दाएं जाएंगे धात्विक गुणधर्म घटेगा। नेक्स्ट, उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा है? तो जो उत्कृष्ट गैसें होती है ना, उनका अष्टक पूरा होता है, वो किसी से भी क्रिया नहीं करती, ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेती है ना ही इलेक्ट्रॉन देती है, अतः इनको 18वें वर्ग में रखा गया। कौन कौन सी है? हीलियम है, नियोन, आर्गन और क्रिप्टॉन और जिनोन, ये आप याद रखना। हे नेताओं और कर्मचारियों जिंदा रहो, ये इसकी ट्रिक है, याद रखना, ठीक है। 18वें वर्ग। नेक्स्ट, ये आपके 10वीं क्लास के जो केमिस्ट्री के 5 पार्ट थे, है ना, और 5 पार्ट के मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करवाए थे। इन प्रश्नों को देखिए, आप आपके एग्जाम में अत्यधिक हेल्पफुल होंगे ये। अब नेक्स्ट अपन बायो के 3-4 पार्ट है उनके प्रश्न ले लेंगे, उसके बाद फिजिक्स के 3-4 पार्ट के प्रश्न ले लेंगे। तो ये वीडियो पूरा देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। थैंक यू।